तो हमने अभी तक ये फॉर्म जो है सो बना लिया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग जो है सो गेट मेथड के थ्रू जो फॉर्म हम लोग का जो क्रिएट हुआ था, इसको मैं पहले क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ ताकि फॉर्म थोड़ा बेहतरीन दिखे। ठीक है, तो फॉर्म मेरा दिख रहा है, अभी बेहतरीन थोड़ा दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी कि इस फॉर्म के डेटा को गेट मेथड के थ्रू डेटाबेस के अंदर स्टोर करा के दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को डेटाबेस के लिए लोकल होस्ट लिखना है जैम सर्वर में। जैम सर्वर में आप लोग चेक कर लीजिए कि आपका जो अपाची और माइस्क्यूएल दोनों ओपन होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो लोकल होस्ट लिखना है /php my admin लिखना है। ठीक है, तो php my admin ज्यों ही लिख के एंटर मारेंगे आप, तो आपका जो है सो php my admin ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं एक डेटाबेस बनाऊंगा। डेटाबेस का नाम रख देता हूँ मैं यूट्यूब। ओके, यूट्यूब रख दिया। अब यूट्यूब के अंदर हम लोग एक कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो कनेक्शन बनाने के लिए एक हम लोग फाइल बनाते हैं फोल्डर। पहले जब भी आप लोग कनेक्शन फाइल बनाएंगे तो एक इंक्लूड नाम का फोल्डर बना लीजिए। क्यों, इसका मैं मतलब से समझाता हूँ। और उसके अंदर कनेक्शन या config.php बना सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यही नाम रखिए, कुछ भी रख सकते हैं। बट एक रूल्स होता है ना किसी भी कोडिंग स्टैंडर्ड का, एक रूल्स के लिए आप अब जैसे कनेक्शन मैंने वेरिएबल का नाम रखा, तो आप कनेक्शन की जगह कुछ भी नाम रख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कनेक्शन ही रखना है। कौन रख दीजिए, con रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। बट कनेक्शन से पता चल रहा है कि क्या है, एक डेटाबेस का कनेक्शन वेरिएबल है। ओके, उसके बाद MySQL कनेक्ट के अंदर देखिए क्या क्या वैल्यू लेता है। सबसे पहले लेता है होस्ट नेम, उसके बाद यूज़र नेम, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्या हो जाएगा, लोकल होस्ट क्या हो जाएगा, लोकल होस्ट। ओके, मेरा यूज़र का नाम क्या हो जाएगा, यूज़र का नाम बाय डिफ़ॉल्ट सबका जो यूज़र होता है वो रूट होता है। ठीक है, रूट हो जाएगा। अब फिर उसके बाद पासवर्ड क्या हो जाएगा, पासवर्ड मेरा कुछ नहीं है क्योंकि इसके अंदर सारा पासवर्ड जो है नल ही रहता है। अब इसको चेक करना है तो आप यहाँ पे आएंगे। ठीक है, डेटाबेस के अंदर आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सारा का सारा यूज़र अकाउंट दिखेगा। यूज़र अकाउंट पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे किसका किसका पासवर्ड जो है नल है। तो यहाँ पे देखिए रूट का पासवर्ड नो दिया हुआ है, मतलब पासवर्ड है ही नहीं। ठीक है, मतलब किसी का भी नहीं दिया हुआ है। PMA का भी एक यूज़र है तो उसका भी पासवर्ड नल है। तो हम रूट से कनेक्ट हो रहे हैं। और उसके बाद डेटाबेस का नाम क्या है मेरा, यूट्यूब, जो कि अभी हमने बनाया था यूट्यूब। ओके, उसके बाद इसको सेमीकोलन दे करके और बंद कर देते हैं। एक चेक कर लेंगे हम लोग कि कनेक्शन बना है कि नहीं बना है। तो हम लोग चेक करने के लिए $if कनेक्शन, तो हम लोग एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, इको कनेक्शन सक्सेस। ठीक है, सक्सेस एल्स एको कनेक्शन फेल्ड। ओके, अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि कनेक्शन बना है कि नहीं बना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट /YouTube/form। अब फॉर्म एक मेरा फोल्डर का नाम है और उसी के अंदर मैंने एक सब फोल्डर बनाया है इंक्लूड नाम से। इंक्लूड के अंदर है मेरा config.php। तो इंक्लूड लिखता हूँ मैं इंक्लूड। अब इंक्लूड मैंने लिखा, इंक्लूड का स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख दिया। इंक्लूड एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ भी, इंक्लूड। ठीक है, यूट्यूब के अंदर ये फॉर्म इंक्लूड को मेरे से फॉर्म के अंदर डालना था, सॉरी। ठीक है, और मैं एक बार इसको बंद करके और मैं डायरेक्ट फॉर्म को ओपन करूँगा डेस्कटॉप के अंदर, यूट्यूब के अंदर। एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ कि मुझे htdocs के अंदर, सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले सी ड्राइव के अंदर जैम htdocs, उसके बाद हमारा आ जाता है यूट्यूब, उसके बाद फॉर्म। मैं फॉर्म को डायरेक्ट ही ओपन करूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे जो है फॉर्म ही सिर्फ चाहिए। ठीक है, cmd लिखूँगा मैं यहाँ पे,
CMD और यहाँ पे लिखूँगा कोड डॉट, ठीक है। तो मेरा फॉर्म डायरेक्ट कोड विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर एक फोल्डर बनाया है कोड इंक्लूड नाम से, और इसके अंदर मेरा फॉर्म गेट डॉट PHP है, ठीक है। मैं इसको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ आपको। फॉर्म के अंदर इंटर में मारूंगा तो देखिए यहाँ पे कितना, एक फॉर्म गेट डॉट PHP है, एक इंक्लूड है। इंक्लूड पे क्लिक करेंगे config डॉट PHP, यहाँ दिखा रहा है मुझे कनेक्शन सक्सेस, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरा कनेक्शन जो है सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है, ठीक है। तो कनेक्शन अगर बन चुका है तो मुझे कनेक्शन को जो है इस पर्टिकुलर फॉर्म गेट डॉट PHP के अंदर इंक्लूड कराना है। क्यों? क्योंकि ताकि हम इस वाले फोल्डर में, इस वाले फाइल में कनेक्शन को यूज कर सके। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इंक्लूड लिखेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे हम लोग, इंक्लूड लिखेंगे, इंक्लूड स्लैश config डॉट PHP, मतलब ये वाला फाइल जो है से इस वाले फाइल में भी अब आ चुका है। इसको चेक करने के लिए अगर हम लोग यहाँ जाएंगे, इंक्लूड हटा देंगे यहाँ से, और गेट डॉट PHP अगर लिखेंगे तो देखिए यहाँ कनेक्शन सक्सेस दिखा रहा है। इसका मतलब जो है अगर हम लोग इस वाले फाइल में कोई चेंजेस करते हैं इस config डॉट PHP में, मान लीजिए एक को लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं एको हेलो रोहित कुमार हाउ आर यू, ठीक है। अगर मैं इसको लिख करके और यहाँ अगर मैं शो करूँ तो देखिए मुझे हेलो रोहित कुमार हाउ आर यू यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी डेटा लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पे हम लोग चेंजेस करेंगे वो वहाँ दिखेगा, ठीक है। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे हर एक फाइल में जो है अगर मैं इंक्लूड करूँगा तो इसको शो होने लगेगा। ये वाला लाइन का मुझे ज़रूरत है नहीं, सिर्फ मैंने चेक करने के लिए चेक किया था कि ये जो है शो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका सारा का सारा डेटा आ रहा है। तो अब इसके अंदर हम लोग इस चीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब मेरे पास जो है सो सारा का सारा फॉर्म का डेटा है, इसको गेट के फॉर्म में अगर हम लोग चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक जो सबमिट बटन है इसको भी एक नेम दे देता हूँ, नेम सबमिट, ठीक है। नेम सबमिट दे दिया मैंने। अब यहाँ चेक करेंगे कि इफ ईच सेट क्या चेक करता है कि एक पर्टिकुलर की जो है सो अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। ईच सेट डॉलर गेट, ठीक है, गेट, और सबमिट अगर है सबमिट, ओके। सबमिट अगर है, गेट एक तरह का आपको बताया था मैंने वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सब प्रिंट कर दो, प्रिंट आर क्या चेक करो, क्या गेट कर दो मेरे को, डॉलर गेट, ठीक है। गेट को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंडेंटेशन के लिए मैं एको कर लूँगा प्री को, ठीक है। अब प्री को मैंने एको कर दिया। अब देखते हैं कि मुझे क्या डेटा यहाँ पे मिलता है अगर फॉर्म को मैं सबमिट करता हूँ। तो मैं डेटा इसमें डाल देता हूँ, फिल कर देता हूँ, ऑटो फिल की वजह से हो गया, मेरा डेटा सारा फिल हो गया। और सबमिट में करूँगा तो देखिए मुझे सारा का सारा डेटा आ चुका है। नेम मेरा मानगो जमशेदपुर ऐसे आ गया, ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो एक प्रॉपर डेटा मैं एक बार डाल के देखता हूँ, ठीक है। ये मैंने ऐसे डमी डेटा डाल दिया, रोहित KUMR कुमार, ठीक है। मेरा ईमेल आईडी हो गया ये, और मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे जो है सो मैंने अब सबमिट करता हूँ मैं, तो देखिए मुझे अपना नाम, मेरा ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, मुझे पिन कोड, मेल, जेंडर, एड्रेस और एक सबमिट नाम का भी आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबमिट में मैंने कोई डेटा पास नहीं किया, इसलिए यहाँ पे नल आ रहा डेटा, ठीक है। मैंने सिर्फ चेक किया है कि एक की अवेलेबल है कि नहीं, तो एक की अवेलेबल है, इसीलिए इसके अंदर का कोड रन कर रहा है। अगर मैं यहाँ से सबमिट हटा दूँ जो नेम लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एल्स में लिखना पड़ेगा मुझे एक बार, ताकि पता चल सके कि ये रन हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो एक को तो मैं यहाँ लिखूँगा सबमिट की नोट अवेलेबल, ओके। और यहाँ पे मुझे सेमीकोलन भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बैक जा करके मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ कोड को, तो देखिए यहाँ सबमिट की नोट अवेलेबल करके आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सबमिट की अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ और फिर से मैं फॉर्म को सबमिट करता हूँ, अभी तो मैंने, ठीक है, अब मैं सबमिट करता हूँ फॉर्म को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेटा नहीं आ रहा, रिफ्रेश हो जा रहा है, जबकि यहाँ फॉर्म में डेटा सेट हो चुका है, देख सकते हैं आप। लेकिन वहाँ पे जो है सिर्फ
इस इफ़ के अंदर नहीं आया क्योंकि सबमिट बटन अवेलेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ सबमिट बटन फिर से ऐड कर दूँ, ठीक है, सबमिट बटन मैंने यहाँ ऐड कर दिया नेम इक्वल टू। अब मैं फिर से फॉर्म को सबमिट अगर करता हूँ, ओके, और मैं यहाँ मेल लिख के, तो देखिए यहाँ डेटा आ रहा है। इसका मतलब है कि की अवेलेबल है तो डेटा आएगा, नहीं की अवेलेबल है तो नहीं शो करेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब मुझे इस डेटा को सबमिट कराना है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट में एक, इंसर्टिंग डेटा इनटू डेटाबेस बाय यूजिंग गेट मेथड। ओके, मैं गेट मेथड से कर रहा हूँ अभी, फिर मैं पोस्ट मेथड से भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब एक एक वैल्यू को मुझे यहाँ पे स्टोर इंसर्ट भी कराना पड़ेगा। ठीक है, चेक भी करना। तो सबसे पहले नेम आ गया मेरा, तो नेम को मुझे यहाँ पे एक नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। ठीक है, $get, और यहाँ पे नेम लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे मैं कॉपी करके 4-5 कॉपी बना लिया मैंने। अब कॉपी बनाने के बाद मुझे ईमेल का चाहिए, तो ईमेल क्लिक करके दोनों जगह ही पेस्ट कर दूंगा मैं। ईमेल हो गया मेरा ईमेल का। अब मेरा कौन सा था, फ़ोन का। ठीक है, तो फ़ोन का मुझे यहाँ करना पड़ेगा, फ़ोन का। ठीक है, अब मेरा आ जाता है पिन कोड। ठीक है, पिन कोड का मुझे यहाँ करना पड़ेगा पिन कोड। ठीक है, अब मेरा आ जाता है जेंडर, तो जेंडर का मुझे करना पड़ेगा जेंडर। ठीक है, फिर 1-2 वैल्यू और बच गया मेरे, एड्रेस। ठीक है, तो ये मेरे सारे वैल्यू यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। किसी भी एक वैल्यू को आप एको करेंगे यहाँ पे तो शो हो जाएगा, दिखने लगेगा आपको। यहाँ पे मान लीजिए मैं नेम को एको करता हूँ, एको $name। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं मुझे नेम सिर्फ दिखेगा। अब मुझे पूरा एरे नहीं दिखेगा। ठीक है, अब इस चीज़ को चेक करने के लिए आप सिंपल सा फॉर्म को यहाँ पे आएंगे और सबमिट करेंगे, तो यहाँ अनडिफाइंड जेंडर दिखा रहा है। देखिए नेम तो मुझे दिखा ही रहा है, बट यहाँ अनडिफाइंड जेंडर दिखा रहा है। जेंडर का मैंने स्पेलिंग, सॉरी, मुझे अनडिफाइंड इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, अब सेलेक्ट करके देखिए यहाँ सिर्फ नेम दिखा रहा है, बाकी कोई भी डेटा नहीं शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आ रहा है। अब मुझे एक अपने डेटाबेस के अंदर मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, टेबल, तो मुझे देखना होगा कि यहाँ पे कितना कॉलम यहाँ पे है। ठीक है, तो उतने ही कॉलम को बनाना पड़ेगा। तो गिन लेते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉलम का मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो कॉलम दे देते हैं 6, 7 देना पड़ेगा, एक बाय डिफ़ॉल्ट आईडी रहता है। ठीक है, 7 में दे देता हूँ कॉलम का, और टेबल का नाम रख देता हूँ मैं गेट इंसर्ट। यूज़र लिख देता हूँ मैं, यूज़र डेटा। ठीक है, क्रिएट करता हूँ मैं। सबसे पहले मेरा आईडी आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, उसके बाद मेरा नेम आ जाएगा। ठीक है, नेम के अंदर मुझे स्टोर कराएंगे वैरकर देते हैं 155। ठीक है, इसका साइज़ है। उसके बाद हमारा कौन सा वैल्यू था, ईमेल दे देते हैं इसको। ठीक है, ईमेल के अंदर हम वो दे देंगे वैरकर, इसका भी 155 का मतलब है कि आप इसका टोटल कैरेक्टर जो लेंथ है वो 155, मतलब हम लोग अगर लिखें नेम, तो मान लीजिए मेरा नाम रोहित कुमार है, तो रोहित में कितना लेटर है, रोहित में लेटर है ROHIT, 5 लेटर है। ठीक है, तो रोहित और कुमार, तो एक स्पेस इंक्लूड करा लीजिए, और उधर 5, 11 लेटर है, तो यहाँ 11 लेटर स्टोर हो जाएगा। अगर 155 से ज़्यादा अगर रहेगा तो उसमें स्टोर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक बेसिक अंदाज लेके चलते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। फ़ोन नंबर ले लेते हैं, तो फ़ोन नंबर का मैक्सिमम साइज होता है फ़ोन, और उसका मैक्सिमम साइज 12 होता है, क्योंकि कितना 13 होता है। ठीक है, कितना लोग 91 लगा करके इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, पिन कोड 6 ले लेते हैं, क्योंकि 6 से ज़्यादा इंडिया में पिन कोड नहीं होता है। तो इसको इंटीजर में ही रहने देते हैं, क्योंकि इंटीजर 11 कैरेक्टर को 11 डिजिट तक का सपोर्ट करता है, तो इसका इंटीजर भी रहने देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमारा आता है जेंडर, तो जेंडर में
जेंडर में हम लोग ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, मैक्सिमम है आई थिंक। और उसके बाद लास्ट हम लोग का आ जाता है एड्रेस। तो एड्रेस के हम लोग ले लेते हैं टेक्स्ट, हम लोग इसके लिए वैरकर नहीं लेंगे, ठीक है। अब टेक्स्ट का कोई साइज़ नहीं होता है, एक मैक्सिमम लिमिट तक सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसको सबमिट कर देते हैं, हमारा टेबल जो है क्रिएटेड हो चुका है, ठीक है। तो अब इसको इंसर्ट कराने के लिए सिंपल सा हम लोग को एक SQL क्वेरी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो $SQL, ठीक है, SQL_query क्वेरी लिखे हमने, इसका सिंगल कोट, इसके अंदर क्वेरी को हम लोग को डाल देना है। तो क्वेरी अब हम लोग कहाँ से लिखेंगे, अब बहुत लोगों को क्वेरी लिखने नहीं आता है, तो यहाँ से क्वेरी आपको मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का सारा क्वेरी आ गया, तो इसको सिर्फ कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पे सिर्फ पेस्ट कर देना है आपको, और कुछ नहीं। अब वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 जो लिखा हुआ है उसको सिर्फ हटा देना है, ठीक है। देखिए आप एक चीज़ ID जो हमारा रहेगा ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो है हम लोग वैल्यू इंसर्ट नहीं कराएंगे, इसमें ऑटोमेटिक वैल्यू इंसर्ट होगा। तो इसको चेंज कर लेते हैं एक बार, और यहाँ देखिए यहाँ एक AI करके है, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट। तो इस पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे, यहाँ ऑटो इंक्रीमेंट ऐड हो चुका है, इसमें हम लोग को वैल्यू इंसर्ट कराने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ प्राइमरी की भी ऐड हो गया है, ठीक है। प्राइमरी की जो होता है एक कॉलम का यूनिकली आइडेंटिफाई करने का एक ऐसा डेटा होता है जिससे हम लोग टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें जो है वैल्यू n में हम लोग नल डाल देंगे, इसमें नल डाल देंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग प्राइमरी की में कोई डेटा नहीं डालेंगे, मतलब ID के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेम, तो नेम में हम लोग डाल देंगे $name। उसके बाद हमारा आता है ईमेल, तो ईमेल में हम लोग डाल देंगे ईमेल, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है हमारा एड्रेस, ठीक है। एड्रेस नहीं आता है, ये क्या हमारा फ़ोन नंबर, तो हम लोग लिखेंगे फ़ोन, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पिन कोड, $पिन कोड, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जेंडर, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एड्रेस, ADDRESS, ठीक है, एड्रेस। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग को एक और मेथड जो है यूज़ करना पड़ेगा, जिसका नाम है, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं सबसे पहले, और उसका नाम है MySQLi_query, ठीक है। ये क्या करता है कि क्वेरी को एग्जीक्यूट कराता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग को पास करता है कनेक्शन, डेटाबेस का कनेक्शन, और उसके बाद SQL का क्वेरी, तो SQL क्वेरी, ठीक है, एग्जीक्यूट करा देगा। अगर मान लेते हम लोग एक चेक कर लेते हैं कि एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो रिजल्ट अगर मिलता है हम लोग को, ठीक है, अगर हम लोग का एक क्वेरी एग्जीक्यूट होता है तो हम लोग एक मैसेज प्रिंट कर देंगे कि डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड इनटू डेटाबेस, ओके, डेटाबेस। एल्स अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो इको करा देंगे $कनेक्शन, और उसके एक एरर हमको प्रोवाइड करता है कनेक्शन, तो उस एरर को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो क्या एरर आया भाई, यहाँ पे हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो बस हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब लोग देखते हैं कि डेटाबेस के अंदर डेटा जा रहा है कि नहीं। अभी देखिए कुछ डेटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से एक डेटा डालते हैं, सिंपल डेटा डालेंगे। तो सबसे पहले अपना मैं नाम डाल देता हूँ, रोहित कुमार, ठीक है। ईमेल आईडी डाल देता हूँ rohit@gmail.com, ठीक है, gmail.com, ठीक है। फ़ोन नंबर मैं अपना डाल देता हूँ, ठीक है, और अपना पिन कोड, ठीक है। और जेंडर मैं मेल सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद मैं एड्रेस में लिख दूँगा जमशेदपुर, ओके। अब सिंपल सा मैं इसको सबमिट करूँगा। अब डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली इनटू डेटाबेस आ चुका है। अब देखते हैं कि मुझे डेटाबेस के अंदर डेटा मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे डेटा आ चुका है,
नेम में मेरा रोहित कुमार आया है, एड्रेस में ईमेल में मेरा rohit@gmail.com, फ़ोन में हमारा फ़ोन नंबर, ईमेल में ईमेल और जेंडर में मेल और एड्रेस में जमशेदपुर आ चुका है। ठीक है, तो ये जो है फॉर्म जो है सक्सेसफुली हमारा क्रिएट हो चुका है, इंसर्ट भी हो रहा है। लेकिन देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है। ठीक है, एक प्रॉब्लम क्या है कि मुझे एक अभी जो है सो मैं क्या करूँगा कि अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, अब देखिए क्या हुआ होगा, 2 डेटा आ चुका है। मैं जितना बार यहाँ रिफ्रेश करूँगा ना उतना डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक ऐसा टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा जिससे ये रिफ्रेश हो करके, मतलब फॉर्म को अगर हम रिफ्रेश कर देंगे तो ये जो है मतलब रीडायरेक्ट कर देंगे तो ये फिर से जो है रीलोड कर देंगे तो इसमें डेटा नहीं रहेगा। एक्चुअली ये हो रहा है क्योंकि इसका यूआरएल में ही डेटा है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पे इसी का आ जाता है कि अगर जब तक यूआरएल में डेटा है और इसको जितना बार रिफ्रेश करेंगे हम लोग तो उतना बार डेटा इंसर्ट करते जाएगा। देखिए, ठीक है, 10 बार रिफ्रेश कर दिया मैंने, 10 डेटा इंसर्ट हो गया। तो इसका सबसे बड़ा बेहतरीन टेक्निक क्या है कि इसको हम लोग डेटा को पोस्ट के थ्रू पास करेंगे। गेट के थ्रू हम लोग तभी पास करते हैं जब हम लोग को यूआरएल से डेटा गेट करना होता है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर हम लोग तो किसी भी टेक्निक से यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो है सब सिक्योर टेक्निक नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे नंबर मैंने यहीं पे चेंज कर दिया, अब यहाँ पे मैंने कुछ नंबर जो है चेंज कर दिया, अब इतने ही नंबर मैं इंसर्ट कराना चाहता हूँ और रोहित कुमार के जगह पे रोहित कुमार कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए ये भी इंसर्ट हो जाएगा डेटा। देखिए यहाँ पे रोहित ये दे सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने अभी नल वैल्यू वाला डेटा इंसर्ट कर दिया तो नल वैल्यू भी चला गया, जबकि मैंने नल को अलाउ नहीं किया है। ठीक है, नल वैल्यू को अलाउ नहीं किया है फिर भी चला गया। तो गेट में जो नल भी एक वैल्यू होता है इसी तरह से चला जाता है। तो इसका सबसे बेहतरीन टेक्निक क्या है कि हम लोग इसको पोस्ट के थ्रू डेटा को पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट के थ्रू करने के लिए इसमें कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ यहाँ पे लिख देना है आपको पोस्ट। ठीक है, पोस्ट लिख देना है और सिंपल सा ये जितना भी, इसको मैं अभी हटा दे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको जो है सेम टू सेम इसी को हम लोग कॉपी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा चेंजेस करेंगे, बहुत बड़ा मेजर चेंजेस करेंगे। इसको कॉपी करेंगे और इसको भी थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं और इसको भी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको अनकमेंट कर देते हैं और डॉलर गेट को जो है सो डॉलर पोस्ट से रिप्लेस कर देंगे, अंडरस्कोर POST। याद रखिएगा ये कैपिटल में ही होना चाहिए, स्मॉल अगर रखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा रिप्लेस कर दिया मैंने कंट्रोल F से। अब ये पोस्ट में पूरा का पूरा फॉर्म मेरा चेंज हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम फॉर्म को सबमिट करेंगे यहाँ पे तो मेरा डेटा वैसे ही इंसर्ट होगा, ऐसा कुछ चेंजेस नहीं होगा। मैं एक टेस्ट राजा कुमार लिखता हूँ यहाँ पे, राजा, ईमेल आईडी raja@gmail.com। ठीक है, और फ़ोन नंबर मेरा हो जाएगा ये वाला 620। ठीक है, तो फ़ोन नंबर मेरा ये हो गया। ये एड्रेस मान लीजिए मानगो जमशेदपुर। ठीक है, पिन कोड मेल हो गया हमारा, जेंडर। और इसको सबमिट मैं करूं तो देखिए डेटा इंसर्ट हो गया, लेकिन फॉर्म के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, फॉर्म के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए मुझे यहाँ पे एक raja@gmail.com मोबाइल नंबर मुझे जो डाला था वो आ गया और यहाँ पे मानगो जमशेदपुर आ गया। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा सिक्योरिटी है कि यहाँ पे कोई भी वो चेंजेस नहीं कर पाएगा। और फॉर्म गेट के अंदर एक लिमिटेशन है फॉर्म का कि आप 2 MB मतलब गेट के अंदर हम लोग जो है एक लिमिटेशन है कि यूआरएल में हम लोग बहुत ज़्यादा डेटा नहीं सेंड कर पाएंगे। ठीक है, और 2000 कैरेक्टर ही सेंड कर पाते हैं और इसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं होता है। हम लोग इसमें मतलब पोस्ट के डेटा को हम लोग रिसाइज कर सकते हैं php.ini फाइल से। ठीक है, ऐसे में बाय डिफ़ॉल्ट 2 MB होता है, लेकिन हम लोग इसको रिसाइज करके जितना मन जितना कर सकते हैं, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक होता है मेन बेनिफिट फॉर्म का। अभी देखिए क्या होगा कि अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं
तो ऐसा नहीं कि इसमें डेटा इंसर्ट नहीं होगा, इसमें भी इंसर्ट होगा। देखिए 14 था, अभी 15 हो चुका है। लेकिन इसके लिए मेरे पास उपाय है, ठीक है। इसके लिए हम लोग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं लाइव। हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि फॉर्म को रीलोड करा देंगे। अगर हम लोग रीलोड करा देंगे तब ये चीज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इको लिखेंगे और इको के अंदर लिखेंगे स्क्रिप्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा स्क्रिप्ट है कि जैसे ही फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाए और डेटा सेंड हो जाए तो लोकेशन डॉट रिप्लेस क्या कर दो कि लोकेशन डॉट रिप्लेस क्या कर दो कि फॉर्म अंडरस्कोर गेट डॉट PHP पर रीडायरेक्ट कर दो, ठीक है। रीडायरेक्ट मतलब रीलोड करा दो इस पेज को, ठीक है। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूं एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सो मैं एक बार डेटा सबमिट कराता हूँ रोहित कुमार, और ए वाला मैंने डाल दिया, ठीक है। फ़ोन नंबर में डाल देता हूँ मैं ए वाला, फ़ोन नंबर में किसी भी नंबर को डाल देता हूँ, ठीक है। तो फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया, सबमिट करूँगा मैं तो देखिए एक मैसेज शो हुआ था लेकिन रिफ्रेश हो गया, ठीक है। और लेकिन डेटा जो है सो सेंड भी हो गया हमारा, ये देखिए। अब मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो देखिए यहाँ पे डेटा सबमिट जा नहीं रहा है, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम वही होता है कि हमारा जो है सो डेटा सबमिट तो हो जाता है बट पेज रिफ्रेश ना होने की वजह से हमारा अगेन एंड अगेन डेटा जो है सो जाते रहता है, जिससे हमारा एक डमी डेटा का बहुत बड़ा स्टोर बन जाता है, क्योंकि हमें डेटा को यूनिकली ही आइडेंटिफाई करना है। इसी वजह से डमी डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बहुत सारा टेक्निक है। मान लीजिए ईमेल आईडी आपको यूनिक ही हर बार डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ईमेल आईडी मेरा यूनिक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं यूनिक की, ठीक है। यूनिक की क्या होगा ईमेल आईडी में, अभी देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री बता रहा है कि rohit@gmail.com बहुत बार डाला हुआ है। तो इसको हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, डेटा को ट्रंकेट करना पड़ेगा, सारा डेटा को उड़ाना पड़ेगा कि इसमें कोई डेटा ना रहे, ठीक है। अब हमारा पास इसमें कोई डेटा नहीं है। अब ईमेल आईडी जो मुझे हर बार यूनिक डालना पड़ेगा, तो यूनिक डालने के लिए मोर की में जाएंगे, यूनिक की यहाँ से ऐड कर देंगे, ठीक है। ये सब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं छोटा चीज़ें बताता हूँ जिससे आप थोड़ा सा फॉर्म पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे डालूँ, अभी एक डेटा मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ अपना। ऐसे फ़ोन नंबर भी एक यूनिक की में ही आता है, क्योंकि किसी का फ़ोन जो है सो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट करूं तो देखिए फ़ोन तो सबमिट हो गया, डेटा इंसर्ट भी हो गया, ये देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं अगर इसको सबमिट करूंगा, ठीक है, और सेम मेरा रहेगा, इसको मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूं, ठीक है, और इसको सबमिट कर दूं, देखिए क्या एरर आएगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है MySQL एक्सेप्शन डुप्लीकेट एंट्री rohit8304 की ईमेल, ओके। तो यहाँ पे जो है सो एक डुप्लीकेट एंट्री का एरर आ रहा है, ठीक है। एक डुप्लीकेट एंट्री का मुझे एरर आ रहा है कि आपने जो है सो rohit83016 को डुप्लीकेट एंट्री किया है, ठीक है। MySQL एक्सेप्शन है, ठीक है। तो हमें जो है सो डुप्लीकेट एंट्री नहीं करना है इंसर्ट इनटू में, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरर आ चुका है। तो इस तरह से जो है सो आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये तो डायरेक्ट ही डेटाबेस का कनेक्शन का एरर है, लेकिन आप इसे वैलिडेट भी कर सकते हैं एक चीज़ को। तो उस चीज़ को मैं अगला वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी मेरा फॉर्म वैलिडेशन का एक बहुत बड़ा टॉपिक ही है, तो मैं उस चीज़ को बाद में बताऊंगा। अभी मैं इसको चेंज करके इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको लिख देता हूँ पोस्ट मेथड फॉर्म, ठीक है। तो मैंने ये जो है से पोस्ट वाला सीरीज जो है से कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको पूरा करेक्ट बताएंगे पोस्ट के थ्रू कि आप डेटा को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं, आप डिलीट कैसे करा सकते हैं और अपडेट कैसे करा सकते हैं। तो ये जो है नेक्स्ट वीडियो में PHP का पूरा करेक्ट होने वाला है
कि PHP के अंदर हम लोग CRUD कैसे बनाते हैं, क्योंकि CRUD बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को हम लोग को अगर डेटाबेस को अगर समझने के लिए CRUD बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। CRUD और हमारा UI के साथ डेटा कैसे इंटरेक्ट करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग CRUD पूरा का पूरा बनाएंगे, और CRUD बताने से आपका जो है सो लॉजिक बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि डेटाबेस में डेटा जाता कैसे है, आता कैसे है और कैसे रिट्रीव होता है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करिए यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है लाइक से, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।